नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद में सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, साइबर नाइफ जैसे अत्याधुनिक तकनीक रखने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र हर क्षेत्र में संसाधनों को अंतिम छोर तक पहुंचाने में नेतृत्व कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर आज दिल्ली, पंजाब और एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। भारतीय रेलवे ने यात्री राजस्व में 92% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाकाल लोक का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने रिमोट के माध्यम से 15 फुट ऊंचे शिवलिंगम से आवरण हटाकर महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने महाकाल लोक का पैदल भ्रमण किया और विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विद्युत चालित वाहन से महाकाल उद्यान भी देखा। विभिन्न राज्यों के 750 लोक कलाकारों ने उद्घाटन समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री इस समय महाकाल लोक परिसर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूरी आस्था और श्रद्धा से महाकाल की पूजा अर्चना और आरती की। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए सरकार को पूरी निष्ठा से लोगों की समस्याओं से जुड़ना होगा। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लोकार्पण और आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि समग्र दृष्टिकोण के साथ पूरे मन से प्रयास किए जाएं तो परिणाम निश्चित रूप से प्रभावी और दूरगामी होंगे। उन्होंने कहा कि यही गुजरात का सफलता मंत्र है। नए सिविल अस्पताल असरवा के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जिसमें साइबर नाइफ जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र के तीव्र विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पिछले 25 वर्षों में 4 गुना हो गई है।
मेडिकल सीटों की संख्या भी 4 गुना से अधिक बढ़ी है। आज इतने कम समय में ही मेडिसिटी कैंपस भी इतने भव्य स्वरूप में हमारे सामने तैयार हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी क्षमता और सेवकों का भी विस्तार हो रहा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी शुरू हो रही है। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां साइबर नाइफ जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गुजरात में उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे गरीबों को व्यापक लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे गुजरात में चिकित्सा पर्यटन भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 22 नए एम्स खोले हैं और गुजरात भी इससे लाभान्वित हुआ है। दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे और इस समाज के सामान्य मानवी को उपयोग होंगे। जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, ऐसे हर किसी के लिए ये सरकारी अस्पताल, सरकारी टीम 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहेगी। प्रधानमंत्री ने हृदय रोगों के उपचार के लिए नए उन्नत सुविधा केंद्र तथा यूएन मेहता हृदय रोग संस्थान और अनुसंधान केंद्र के छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र संस्थान के नए अस्पताल भवन और गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने निर्धन रोगियों के परिजनों के लिए आश्रय गृह की आधारशिला भी रखी। उन्होंने राज्य के विभिन्न स्थानों में 188 डायलिसिस केंद्र तथा 22 स्थानों में कीमोथेरेपी केंद्रों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने तीव्र गति से विकास किया है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात के समुद्री तट और बंदरगाहों के विकास से राज्य के व्यापार और माल परिवहन के क्षेत्र में अवसर बढ़ गए हैं। उन्होंने लोगों से राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कहा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 26 से बढ़कर 130 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल पहले गुजरात की सबसे लंबे तट को मुसीबत समझा जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने समुद्र तट की क्षमता को पहचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सतर्क किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को सशक्त करने के लिए अंत्योदय की भावना पर तेजी से काम कर रही है। टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इज द वर्ल्ड नंबर 1 in real-time digital payments. Even the smallest vendors accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. प्रौद्योगिकी को जन कल्याणकारी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 13 करोड़ 50 लाख लोगों का बीमा कराया गया है। समावेश और प्रगति को आगे बढ़ाने में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान और डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म जैसे कार्यक्रमों के उदाहरण दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भूस्थानिक अर्थव्यवस्था अपनी तेज वृद्धि के कारण वर्ष 2025 तक 63,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगी। इस सम्मेलन में 2,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय व्यवसायों और निवेशकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए
संयुक्त अरब अमीरात में त्वरित कार्यप्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुंबई में निवेश पर भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं और बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के बड़े अवसर मौजूद हैं। दोनों देशों ने व्यापार में समय और लागत को कम करने के लिए एकीकृत खिड़की समाधान प्रणाली बनाने का फैसला किया है। कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, साइबर नाइफ जैसी अत्याधुनिक तकनीक रखने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र हर क्षेत्र में संसाधनों को अंतिम छोर तक पहुंचाने में नेतृत्व कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर आज दिल्ली, पंजाब और एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। भारतीय रेलवे ने यात्री राजस्व आय में 92% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज भारत में टोयोटा की
फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये वाहन पेट्रोल के साथ एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की सफलता से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां अभिनव, क्रांतिकारी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल हैं और नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि क्षेत्र में विकास दर 6 से 8% बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न और चीनी को एथेनॉल में बदलने पर बल दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर आज दिल्ली, पंजाब और एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई तथा समन्वित कार्रवाई और सहयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण के विभिन्न पक्षों और चुनौतियों को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। पराली जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण, वाहन प्रदूषण और धूल गर्द नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित एजेंसियों की लघु और दीर्घावधि कार्रवाई पर बल दिया। देश के सभी बाल आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि नवंबर महीने से सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों में कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के 7,000 बाल आश्रय गृहों के रोजगार परक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी ताकि वहां रहने वाले बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों के लिए आजीविका के आधुनिक कौशल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रीमती ईरानी ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा। उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे के मौजूदा टर्मिनल का विस्तार कर 3 गुना करने की घोषणा की। इस पर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री सिंधिया ने कल श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर यह घोषणा की। श्री सिंधिया ने कहा कि 1947 से 2014 तक देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 141 हो गई है। पिछले 7 वर्ष में 67 और हवाई अड्डे बनाए गए हैं। रेलवे ने यात्री राजस्व आय में 92% की वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान भारतीय रेलवे की अनुमानित आय 33,476 करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 17,394 करोड़ रुपए थी। इस दौरान आरक्षित यात्री खंड से 26,961 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये पिछले वर्ष 16,307 करोड़ रुपए था। अनारक्षित यात्री खंड में यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या में 197% की वृद्धि हुई है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह दिया है। कल इस गुट को बालासाहेबांची शिवसेना नाम दिया गया था। उद्धव ठाकरे गुट को मशाल प्रतीक चिन्ह मिला है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में महागठबंधन सरकार पर प्रत्यक्ष आक्षेप लगाते हुए कहा कि जो लोग जयप्रकाश नारायण के अनुयायी होने का दावा करते हैं, उन्होंने उनकी समाजवादी विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार।
श्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थल सारण जिले के सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन, समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके पुत्र और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिता को मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह यादव का कल सुबह लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2000 तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान हस्तियों की कहानी लेकर आए हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अब तक 52 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार 1969 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। क्या लैला ही इकबाल का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बात से दुनिया शहंशाह कहती है। अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती है। शहंशाह बाप का भेष बदल कराया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, ये गरीब बाप शहंशाह के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक महान फिल्म निर्माता वीरेंद्रनाथ सरकार, संगीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मलिक, हिंदी फिल्मों की महिला सुपरस्टार रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना, तेलुगु फिल्म निर्माता और फिल्म उद्योग में पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित B.N. रेड्डी, बंगाली फिल्म उद्योग के संस्थापकों में से एक धीरेन्द्रनाथ गांगुली, बंगाली सिनेमा की पहली अभिनेत्री कानन देवी, प्रसिद्ध छायाकार, लेखक, निर्देशक और भारत में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाले नितिन बोस और विख्यात संगीतकार रायचंद बोराल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और शानदार अभिनेता सोहराब मोदी, जिन्होंने शेक्सपियर के क्लासिक्स नाटकों पर आधारित फिल्में बनाने की शुरुआत की और उर्दू की शानदार संवाद अदायगी के लिए जिन्हें जाना जाता है, हिंदी फिल्म अभिनेता और निर्देशक पैदी जयराज, जो भारतीय ऐतिहासिक चरित्रों को बखूबी निभाने के लिए जाने जाते थे, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महानतम संगीतकारों में से एक नौशाद को इस पुरस्कार तेलुगु और तमिल निर्माता निर्देशक LV प्रसाद,
मराठी अभिनेत्री दुर्गा खोटे, भारतीय समानांतर सिनेमा के पिता और बंगाली निर्देशक सत्यजीत रे, मराठी फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम, दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक के मालिक और तेलुगु तमिल निर्माता बी नागी रेड्डी, भारत के शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता और निर्देशक राज कपूर, अभिनेता अशोक कुमार, भारत की स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर और तेलुगु सुपरस्टार अक्कीनेनी नागेश्वर राव को भी ये सम्मान दिया गया। मराठी फिल्म निर्माता भालजी पेंढारकर, प्रसिद्ध असमिया संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका, हिंदी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, सुपरस्टार दिलीप कुमार, कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार, महान तमिल अभिनेता और भारतीय सिनेमा के मार्लन ब्रेंडो शिवाजी गणेशन, गीतकार कवि प्रदीप, निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा, लेखक निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, पार्श्व गायिका आशा भोसले को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अलंकृत किया गया। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो नाम जिन्हें 2001 के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती अकी आबे ने आज जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा से यह पुरस्कार ग्रहण किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। 100 रन का लक्ष्य भारत ने 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। 4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में इस समय भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम अमरीका से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अमरीका ने 3-0 की बढ़त बना ली है। आज से शुरू हुए टूर्नामेंट में गोवा में ग्रुप बी में चिली ने न्यूजीलैंड को 3-1 से और भुवनेश्वर में ग्रुप ए में ब्राजील ने मोरक्को को 1-0 से पराजित किया। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 56 स्वर्ण के साथ कुल 120 पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। महाराष्ट्र 38 स्वर्ण के साथ दूसरे और हरियाणा 34 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। वुशु स्पर्धा में अभिषेक जामवाल ने 56 किलोग्राम में जम्मू कश्मीर के लिए आज पहला स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में पुरुषों में कर्नाटक और महिलाओं में हरियाणा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने केरल को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 844 अंक गिरकर 57,147 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 257 अंक टूटकर 16,984 पर आ गया। मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सप्ताह के अंत में होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद में सिविल अस्पताल असरवा में 1,275 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, साइबर नाइफ जैसी अत्याधुनिक तकनीक रखने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र हर क्षेत्र में संसाधनों को अंतिम छोर तक पहुंचाने में नेतृत्व कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे ने यात्री राजस्व आय में 92% से अधिक की वृद्धि दर्ज की।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।